नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज देश किसका के वीआईपी सीट पर एक खास सीट के बारे में बातचीत होगी। वो सीट ऐसे संसदीय क्षेत्र के बारे में है जहां के सांसद हैं जो बार बार एक आरोप ऐसा लगाए जिससे टीएमसी की फायर ब्रिगेड नेत्री महुआ मोइत्रा नप गई। इससे पहले 2022 में जब मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया तो लोकसभा में जोरदार बहस की शुरुआत गौरव गोगोई ने की। गौरव गोगोई कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन जैसे ही बहस की शुरुआत करने के बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे खड़े हुए तो उन्होंने सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सब पर एक सिरे से जमकर वार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी सर ने मामले में राहुल पर तंज भी कसा। सीधे तौर पर कहा जाए तो उन्होंने कहा कि मोदी नीच जाति के हैं, इसलिए राहुल गांधी माफी नहीं मांगना चाहते। इस बीच उनकी विपक्षी सांसदों से जमकर तकरार भी हुई थी। ये तो ही झलक की बात, लेकिन अब मोदी के अगर इतने खास ही हैं तो 2024 का लोकसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में सवाल उठ रहा है कि क्या निशिकांत दुबे के संसदीय क्षेत्र में उनका कामकाज भी ठीक ठाक है या सिर्फ टीवी पर ही हाई फाई दिखते हैं निशिकांत दुबे। ऐसे में शो देश किसका में आज वीआईपी सीट पर उन्हीं के संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे कि निशिकांत दुबे के संसदीय क्षेत्र में एक्सपर्ट क्या कहते हैं, वहां के जानकार क्या कहते हैं, सबसे खास बात वहां की जनता क्या कहती है और उससे भी ज्यादा खास बात कि संसदीय क्षेत्र का समीकरण क्या कुछ कहता है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। झारखंड के देवघर में रहने के दौरान निशिकांत दुबे अपने मामा से प्रभावित हुए। यही उनके मन में सियासत में जाने की इच्छा भी जगी। उनके मामा जनसंघ देवघर इकाई के पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे, जबकि पिता राधेश्याम दुबे एक कम्युनिस्ट से थे। इन सबके बीच में निशिकांत दुबे एबीवीपी के रास्ते पहले भाजयुमो के सदस्य बने, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। 2009 में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, 2009 से ही। उसके बाद वो गोड्डा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। पहले संसदीय क्षेत्र में ही उन्हें जीत भी मिल गई। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता फुरकान अंसारी को मात दे दिया। 2014 में एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और उसके बाद टिकट दी। उसके बाद भी उन्होंने फुरकान अंसारी को हरा दिया और फिर से वो सांसद बन गए। तीसरी बार भी उन्हें 2019 में टिकट मिली और फिर इस बार वो जीत गए और अभी भी वो गोड्डा के सांसद हैं। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल कि वहां के जानकार क्या कहते हैं, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद सीटों का समीकरण बताएंगे। अभी मैं ये कह सकता हूं कि गोड्डा में भाजपा मजबूत स्थिति में है और भाजपा किस को टक्कर देने के लिए अभी गठबंधन दलों में वैसा कोई चेहरा सामने नहीं दिख रहा है। कम से कम गठबंधन दल अपना चेहरा तो दिखाए, उसके बाद फिर उसका आकलन हम लोग कर सकते हैं। कुलदीप यादव लगभग क्लियर है, वो किसी न किसी पार्टी से खड़ा हो। और भाजपा की जहाँ तक बात है तो भाजपा ही क्लियर नहीं है, क्योंकि जो बिहार में जाति जनगणना हुई उसके बाद ओबीसी का जो क्लेम बन रहा है 56% का, उसमें यहाँ के सांसद बहुत पिछड़ रहे हैं। 1.5-2% वाले को वोट मिल जाएगा सिर्फ राम के नाम पर, ये संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन होता है उसमें जो मुद्दा होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है और सिर्फ एक लेयर से काम नहीं चलता है। दूसरी बात यह है कि विकास का मुद्दा अभी भी मुंह बाए खड़ा है। विकास दो तरह का होता है, इसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में अब तक गोड्डा बहुत पीछे है। सिर्फ कोयला जला करके बिजली पैदा कर देना ये डेवलपमेंट नहीं है। पीसीएल से कोयला निकाल देना ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट वो होता है जो हमेशा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। आपने संतोष जी भी अच्छा क्वेश्चन किया कि 3C कास्ट, क्राइम और तीसरा आपने कहा कैश। संतोष जी तीनों का तीनों मेरे अनुसार, मैंने बहुत दिनों से देखा है, ये कभी था, अब गजब का सिस्टम बदल गया है। आज के समय में न कास्ट दिखेगा, न कैश दिखेगा, न क्राइम दिखेगा, और बस दिखेगा एक ही चीज कि धरातल पर क्या हुआ। जिस तरह का बदलाव गोड्डा में हुआ है, ये बदलाव मैंने
पढ़ा जितना दिन तो पढ़ाई, जो देखा मैंने वो सही देखा। आज तक इस तरह का चेंजेस नहीं देखा है। जिस गोड्डा के लोगों को आने जाने में परेशानी थी, एक दवा तक के लिए परेशानी थी, लोग यहाँ से दूर तक या तो भागलपुर या देवघर लोग जाते थे गाड़ी पकड़ने के लिए, चलने के लिए। ट्रेन मार्ग की सुविधा नहीं थी, एक अच्छा अस्पताल नहीं था, एक अच्छे डॉक्टर नहीं थे, और इंडस्ट्री की बात तो कीजिए तो दूर दूर तक स्टेबल नहीं होने दिया गया था झारखंड में, ना था। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन आज जिस तरह से विकास हुआ, हम इसको मानते हैं कि ये बड़ा दूरगामी प्रभाव डालने वाला है। हम देखें आज के समय में कई एक चीजों को देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करते हैं, इंडस्ट्री आने से मैं नहीं मानता हूँ कि 100% लोगों को इम्प्लीमेंटेशन मिलता है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि आज के समय में अगर 500 लोगों को भी, 5000 लोगों को भी अगर रोजगार मिला तो ये बड़ी बात है। संसदीय क्षेत्र का समीकरण समझ लेते हैं आप एक्सपर्ट के बाद के संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ माहौल बन रहा है। सबसे पहले समझिए कि 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें कितने सीटों से निशिकांत दुबे जीते। निशिकांत दुबे बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद हैं, फायर ब्रिगेड अब बन गए हैं। उन्हें 2014 में 3,50,500 वोट मिले थे, जो करीब 36.05% वोट होता है। कांग्रेस के फुरकान अंसारी को 3,19,818 वोट मिले, जो कि 30.47 वोट फीसदी होता है। झामुमो से उतरे थे प्रदीप यादव, जिन्हें 1,93,000 ही वोट मिल सका, और इस हिसाब से वो तीसरे नंबर पर रहे। 2014 में मोदी लहर थी, और इसके बाद बीजेपी ने निशिकांत दुबे पर एक बार फिर से भरोसा जताया, और 2019 की जब बारी आई तो निशिकांत दुबे को फिर से मैदान में उतारा गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम में निशिकांत दुबे को 6 लाख, पहले से दोगुने वोट मिले, 6,37,610 वोट मिले। जेवीएम के प्रदीप यादव को 4,53,383 वोट मिले, जबकि बीएसपी जो तीसरे नंबर पर रही थी, बीएसपी के जफर को 17,583 वोट ही मिल सका और तीसरे नंबर पर रहे। और इस बार भी सांसद बने निशिकांत दुबे। गोड्डा लोकसभा सीट में 6 विधानसभा आते हैं, मधुपुर, देवघर, जरमुंडी और पौरेया हाट, ये और इसके अलावा गोड्डा महकमा को मिलाकर अगर देखें तो ये 6 संसदीय क्षेत्र इसके बीच में है, जिसमें विधानसभा का 6 क्षेत्र पड़ता है। इसमें से देवघर विधानसभा सीट आरक्षित है। यहां पहली बार 1962 में आम चुनाव हुए थे। इस सीट को किसी का गढ़ कहना काफी मुश्किल हो जाता है कि ये इस नेता का गढ़ है, कांग्रेस हो या बीजेपी। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का बराबर ही दबदबा रहा है। यहां क्षेत्रीय पार्टी को एंट्री कम ही मिल पाई है, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी है वो हर बार जीत हासिल की है। इस सीट पर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों को सिर्फ 2 बार ही जीत मिली है। शुरुआती दौर में यहां कांग्रेस का दबदबा था। कब किसने राज किया ये भी समझ लीजिए कि 1962 और 1967 में कांग्रेस के प्रभुदयाल यहां से जीते। 1971 में कांग्रेस के जगदीश मंडल जीते। आपातकाल के बाद 1977 में भारतीय लोकदल के जगदम्बी प्रसाद यादव जीते थे, और 1980 में फिर से कांग्रेस ने यहां पर वापसी की और मौलाना समीनुद्दीन यहां से जीत दर्ज की। 1984 में समीनुद्दीन सांसद बने, और उसके बाद बीजेपी का कमल पहली बार 1989 में खिला। उस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जनार्दन यादव जीते थे। 1991 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर सूरज मंडल सांसद चुने गए। उसके बाद 1996, 1998, 1999 में 3 बार बीजेपी के जगदम्बी प्रसाद यादव यहां से जीते। साल 2000 में बीजेपी के प्रदीप गुप्ता चुने गए, तो 2004 में फुरकान अंसारी ने कांग्रेस को वापसी यहां पर जीत दिलाई। 2009 से लगातार 3 बार यहां से बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, और अभी भी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र की बात हो रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, और चुनाव से पहले गोड्डा की जनता क्या कहती है, वहां किसे पसंद करती है, क्या यहां पर बीजेपी नया चेहरा उतारे तो सही रहेगा, या फिर पुराने चेहरे पर ही बीजेपी दांव लगाए वो सही रहेगा। सब कुछ डिपेंड करता है जनता की राय पर। पुराने चेहरे पर दांव लगाएं या नए पर, जनता की बारी है, तो जनता की बात भी सुन लीजिए। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि सारे लोग, आप सबके जनप्रतिनिधि हैं, आप अल्पसंख्यकों के बीच में भी आए, उनके भी दिल को जीते, वो भी आपको चाहते हैं, लेकिन आप कभी अपना बढ़ाने का प्रयास करें। आपके लिए वो लोग भी हैं, लेकिन आप उनसे थोड़ा सा अलग रहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आप मेरे थोड़ा सा अलग हटके काम कर रहे हैं, जबकि विकास तो सबके लिए होता है। आप नेता तो सबके लिए हैं, तो आप उनके करीब भी आए, आपसे भी उनको उतना ही मोहब्बत मिलेगी जितना
किया इस सपने को। देवघर में एयरपोर्ट, एम्स वगैरह जो भी योजनाएं थी, 4 लेन, ये सारी योजनाएं इनके प्रयास से संभव हुआ। और अपने कार्यकाल में इन्होंने गोड्डा क्षेत्र के लिए बहुत अधिक कार्य किया। आज तक आज़ादी के बाद इतना योग्य पुरुष, कर्मठ, विद्वान आज तक नहीं हुआ था, न होगा। गोड्डा में जो विकास किया है वो तो देखने लायक है। हम जानते हैं कि भाग्य था रांची का या झारखंड का कहिए कि जो गोड्डा इस तरह सांसद आया है। ये तो हम कहेंगे कि इस बार उनको मंत्री जरूर बनाना चाहिए भाई। जब तो हम कहेंगे कि हम लोग इस बार यहाँ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे पूरा मोहल्ला वासी या गोड्डा के तरफ से, इसको मंत्री बनाया जाए कम से कम, जो कि यहाँ का और विकास है। देखिए, ये गोड्डा की जनता तय करेगी कि सांसद कौन बनेगा। ये मेरे अकेले का फैसला नहीं है। और जहाँ तक कि जनता जनार्दन ही मालिक होता है। आप क्या चाहते हैं एक गुड्डरवासी युवा होने के नाते? युवा होने के नाते मैं चाहूंगा कि जो गोड्डा का बेहतर विकास करेगा वो सांसद बनेगा। गोड्डा में एशिया का सबसे बड़ा खुला कोयला खदान होने के साथ यहां अडानी का पावर प्लांट भी है। यह जिला पहले संथल परगना का एक भाग हुआ करता था। जिले में संथाल जनजाति के लोग भी बहुत तादाद में हैं। यहाँ धार्मिक लिहाज से भी यह जिला काफी पवित्र है। भूमि काफी भी पवित्र है। यहाँ पर योगिनी शक्तिपीठ स्थापित है। कहते हैं कि यहाँ देवी सती की जांग गिरी थी। भगवान बुद्ध ने भी यहाँ अपने ज्ञान का प्रसार किया। यहीं बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है और यहीं पर मां का शक्तिपीठ भी स्थित है। यहाँ बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में दर्शन करने वाले आने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इससे पहले राजीव गांधी और इंदिरा गांधी यहाँ मधुपुर तक आकर वापस लौट गई थी, लेकिन मंदिर नहीं पहुंच सकी। यहाँ पर यहीं पर बाबा बासुकीनाथ का भी मंदिर है, जिनकी महिमा कहा जाता है कि निराली है। बात इस क्षेत्र की जनगणना की कर लें कि इसमें कितने लोग हैं, अभी कितनी आबादी है। 2011 जनगणना के अनुसार से गोड्डा की कुल आबादी 13,13,551 है। गोड्डा की जाति गणित को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जाति 1,15,567 है और अनुसूचित जनजाति 2,79,208। गोड्डा में किस धर्म का कितने लोग रहते हैं, इसका भी डेटा आपके सामने निकाल कर लाए हैं। हिंदू की संख्या वहां पर 9,37,126 है। मुस्लिम की 2,89,182। ईसाई धर्म के लोग 37,795 रहते हैं और सिख धर्म के 97 लोगों की गिनती सामने आई है। उसके अलावा बौद्ध धर्म के 128, जैन धर्म के 115 लोग हैं और अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, जिनकी संख्या 47,067 है, जिन्होंने धर्म नहीं बताया। इसके अलावा है कि 2041 लोगों से जब पूछा गया कि आपके धर्म क्या है, तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। संसद में उपस्थिति की बात कर लेते हैं अंतिम में। तो कितने दिन संसद में उपस्थित रहे निशिकांत दुबे, तो विंटर सेशन 2023 में उनकी उपस्थिति 100% रही। स्पेशल सेशन में 2023 में भी 100%। मानसून सत्र में जो 2023 की बात हो रही है उसमें 94%। बजट सेशन में उनके 96% और कुल अगर हाजिरी देखी जाए 2023 में संसद में तो 95% रही है। संसद में 188 डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें 360 सवाल भी उन्होंने पूछे। आपको यह भी बता दें कि निशिकांत दुबे का जन्म भागलपुर के भवानीपुर में 28 जनवरी 1969 को हुआ। भागलपुर में स्कूली शिक्षा पूरी की। मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर से स्नातक करने के बाद उन्होंने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली से MBA की डिग्री हासिल की। इसके बाद अस्यार के निर्देशक के रूप में भी काम किया और अब बारी है 2009 के बाद 14, 19 के बाद 2024 की। लोकसभा चुनाव के समय नजदीक हैं और चुनाव से पहले VIP सीट की बात होती है और इसी के तहत निशिकांत दुबे के संसदीय क्षेत्र की बातचीत हुई। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में निशिकांत दुबे को BJP की तरफ से टिकट मिलता है या फिर कोई नया चेहरा मैदान में उतारा जाता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।